हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम स्टार्ट कर रहे थे एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम ना बहुत क्विकली, बहुत फास्टली एपिथेलियल टिश्यू को एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेंगे। मैं खुद ये तुम्हें बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बाहर नहीं आता और हमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमारे दिल और दिमाग में छप जाए, इसके लिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हमने एपिथेलियल टिश्यू को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, टाइप्स पढ़ लिए, थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया, हर लाइन की एक्सप्लेनेशन देख ली, लेकिन सर वो एनसीईआरटी में कहाँ छुपा हुआ है वो तो बताओ। तो उसके लिए हम हाजिर हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिस्कस करने के लिए। तो क्विक रिव्यू करेंगे हम एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी को सब बच्चे ध्यान दो भाई, एनसीईआरटी से मोहब्बत करना सीख लो। अपनी महबूबा अगर किसी को बनाएंगे तो किसे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तुम्हारी महबूबा है, इससे मोहब्बत करनी सीखनी है। चैप्टर 7 इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मैंने वो इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया। देखो एनसीईआरटी ने कि कैसे कैसे अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बॉडी एनिमल्स की। अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी की मैं बात करूं तो जूम आउट, जूम, ऊपर मेंशन है सर, 4% है ना। अच्छा, देखो बच्चों, थोड़ा फंक्शन को जानने में टाइम वक्त लग रहा है। एनीवे, देखो एनसीईआरटी की हम लाइंस को हम डिस्कस कर रहे थे। मैं सबसे पहले टिश्यू को डिफाइन कहां करती है एनसीईआरटी? 100 पेज पर टिश्यू को डिफाइन करती है एनसीईआरटी। मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, परफॉर्म ए पर्टिकुलर या डेफिनेट फंक्शन। इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? टिश्यू। ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम चलें कि टिश्यू के टाइप्स को, फिर एनसीईआरटी, मैंने एक वर्ड तुम्हें बताया था बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर देखो यहां एनसीईआरटी लिखती है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि काम का बंटवारा कैसे होता है, यानी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर किस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हो रहा है। टिश्यू के जरिए हो रहा है, सेल के जरिए हो रहा है, या ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहां सब लिखते हैं कि एनसीईआरटी की टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म अ पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे स्टोमक, लंग, हार्ट एंड इंटेस्टाइन और किडनी। जब बहुत दो या दो से ज्यादा ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन को अंजाम देते हैं, आप आपस में फिजिकली और केमिकल इंटरेक्ट होते हुए, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, तो दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब एनिमल टिश्यू के एनसीईआरटी फिर टाइप्स को डिस्कस करती है। तो एनिमल टिश्यू के टाइप्स, ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, अच्छा इधर से मूव होगा, ओके। सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हो सकता है, तो टिश्यू का फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है। तो एनसीईआरटी ने बताया कि भाई जो टिश्यू होते हैं वो फोर टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। अब इसमें सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट पेज पर एपिथेलियल टिश्यू, दो बातें हमने डिस्कस करी थी मेरे बच्चों की। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू होलो ऑर्गन को लाइन करता है, किसी भी होलो ऑर्गन को लाइनिंग बनाने वाला। तो यानी उसकी जो एक सरफेस होगी, कल मैंने जब सब एपिथेलियल टिश्यू को तुम्हें डिटेल में बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू होलो ऑर्गन को लाइन करता है, किसी बॉडी ऑर्गन को कवर करता है। तो वन सरफेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज ऑलवेज फ्री। अगर एपिथेलियल टिश्यू की वन सरफेस फ्री है तो कहां लिखती है एनसीईआरटी? ये लिखती है, टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, जैसे ब्लड वेसल में, और आउटसाइड द एनवायरमेंट, जैसे स्किन का केस की बात करती है। तो यानी या तो वो एक कवरिंग बनाएगी या लाइनिंग बनाएगी।
और सेल्स मैंने बताया था कि क्योंकि सेल्स एपिथेलियल लाइनिंग बननी है, कवरिंग बननी है, तो सेल्स लूजली अरेंज होगी या कॉम्पैक्टली अरेंज होगी? कॉम्पैक्टली अरेंज होगी, तो सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स बहुत ही कम होगा। अब आगे बढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का हो सकता है, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर्ड और कंपाउंड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड है, कहां फंक्शनिंग कर सकता है? बॉडी कैविटी को लाइन करते हुए डक्ट को या ट्यूब्स को। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है, 2 और मोर सेल लेयर्स, प्रोटेक्टिव नेचर का होगा। कहां होगा? जैसे हमारी स्किन में। स्किन में कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल के भी फिर टाइप्स हमने डिस्कस करे थे डिटेल में ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। अगर हम शेप की बात करें तो 3 कैटेगरी में एपिथेलियल टिश्यू सिंपल को हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल्स, देखो साफ पता चल रहा है ये फ्लैट सेल्स हैं। इनकी बाउंड्री इर्रेगुलर है, ये बाउंड्री है इर्रेगुलर बाउंड्री, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। क्यूब लाइक सेल्स, सेंटर में न्यूक्लियस, और इधर कॉलमनर सेल्स हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। देखो यहां कॉलमनर तुम्हें नजर आ रहा है मेरे बच्चों, ये कॉलमनर में जो सेल्स हैं वो पिलर की तरह है और उनका जो न्यूक्लियस है वो बेसल पोजीशन पर है, बेसल पोजीशन पर। इधर एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है ये वाला, देखो ये कोई भी बता सकता है ये सेल्स कौन सी हैं कि ये कॉलमनर सेल्स हैं। कॉलमनर सेल्स के फ्री सरफेस पर दीज आर द सीलिया, ये सीलिया है तो नाम हो जाएगा कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, यानी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब थोड़ा सा उसने एनसीईआरटी ने फिर बताई चीजों को कि स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा और स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल थिन लेयर वाला है। फ्लैट सेल्स होती हैं तो लाइनिंग है तो भाई थिन ही बनेगी, जाहिर सी बात है। और बाउंड्री बताई थी मैंने कैसी? इर्रेगुलर बाउंड्रीज। कहां होती है? समीर की बीवी, इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। और कहां? एयर सैक्स, एयर सैक जो हमारे एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं ना, लंग्स में जो एयर सैक मौजूद होती हैं। फंक्शन क्या हो सकता है? डिफ्यूजन, एयर सैक जहां डिफ्यूजन है या डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है, किसकी बात हो रही है? ध्यान रखना है, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट पढ़े अगर हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होंगी, जाहिर सी बात है। कहां मिलेगा? एग्जांपल बताए थे, ग्लैंडुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। और इनका फंक्शन वहां पर क्या होता है? सिक्रीशन होता है, ग्लैंड से सिक्रीट कर रही है भाई, और फंक्शन एब्जॉर्प्शन, ये लिखते हैं एनसीईआरटी। यही एनसीईआरटी ने ना, हमने तो स्पेशलाइज्ड अलग पढ़ा था लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म को एनसीईआरटी यही एक्सप्लेन कर देती है कि एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, पीसीटी किसका? नेफ्रॉन का। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में माइक्रोविलाई होती हैं, और माइक्रोविलाई होने से हमने नाम बता दिया था क्या? ब्रश बॉर्डर्ड। क्यूबॉइडल नेचर की है तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन क्या हो जाता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाए। कॉलमनर एपिथेलियम पर भी सेम माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां कॉलमनर को पहले एनसीईआरटी डिस्कस करती है कि भाई सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था न्यूक्लियस को ध्यान रखना है। न्यूक्लियस कहां होता है? न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, बेसल पोजीशन पर न्यूक्लियस होता है। किसकी बात कर रहे हैं? कॉलमनर एपिथेलियम की। फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई हो सकता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा कहां? इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो यहां याद ये रखना है बच्चों, दे आर फाउंड, दे आर फाउंड, ये माइक्रोविलाई की बात नहीं करती है एनसीईआरटी। एक्चुअली दे आर फाउंड वो कॉलमनर एपिथेलियम की बात करती है, क्योंकि स्टमक में माइक्रोविलाई नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई है। तो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, किसकी बात कर रही है? वो बात कर रही है कॉलमनर एपिथेलियम की। एंड इंटेस्टाइन, जहां पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना है। अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स सीलिया अपनी सरफेस पर रखें तो नाम हो जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। बताया था सीलिया का फंक्शन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल को वो मूव कराते हैं। सीलिया मूव करा रहे हैं पार्टिकल को एक डेफिनेट डायरेक्शन में, जैसे म्यूकस होता है ओवर द एपिथेलियम। कहां पाए जाएंगे? तुमने खुद बताया था कि सर ये होल ऑर्गन जैसे ब्रोंक्यूल्स
और फैलोपियन ट्यूब में पाए जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब में वो ओवा या जाइगोट को मूव करा रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स में वो म्यूकस को मूव अप कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जल्दी से। एपिथेलियल टिश्यू का क्विक रिव्यू है, हम एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी की लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एनसीईआरटी जिक्र करती है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, देखो मैं बता रहा था स्क्वेमस को नहीं लिखती है भाई, कॉलमनर और क्यूबाइडल को, क्योंकि स्क्वेमस तो खुद में बहुत ज्यादा फ्लैट है, वो क्या सिक्रीट करेंगी बेचारी। तो कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स वो स्पेशलाइज्ड हो गई टू परफॉर्म या टू सिक्रीट समथिंग। ऐसे ही एपिथेलियम को हम नाम देते हैं जो कुछ सिक्रीट करेगा, क्या? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब वो ग्लैंडुलर दो तरीके का हो सकता है, यहां पर यूनिसेल्युलर और जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जैसे गॉबलेट सेल एनसीईआरटी ने यहां डायग्राम में बनाया है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड ये बेसिकली ये वाली है, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यूनिसेल्युलर ग्लैंड। और जैसे गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में, और मल्टी सेल्युलर है, क्लस्टर्स ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्लैंड की तरह काम कर रही हैं, काम को अंजाम दे रही है, जैसे सेलुलर ग्लैंड। यहाँ यूनिसेल्युलर ग्लैंड का ये मल्टी सेल्युलर बहुत सारी सेल्स है, देखो ये सब सिक्रीट कर रही हैं, सिक्रीशन बाहर जा रहा है, तो ये मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। अब उनका सिक्रीशन, पोरिंग ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन कहां जाता है ग्लैंड्स का? अगर सिक्रीशन ब्लड में है, मतलब कोई भी ग्लैंड है अगर वो कुछ सिक्रीट कर रही है, उनका वो केमिकल कुछ भी है, अगर वो ब्लड में रिलीज हो रहा है तो एंडोक्राइन, और अगर वो डक्ट के जरिए बाहर जा रहा है तो एक्सोक्राइन। हमने पढ़ा था, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? वो म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, सारे प्रोडक्ट रिलीज होंगे किसके जरिए? डक्ट के जरिए। लेकिन दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होती, डोंट हैव डक्ट्स, याद रखो। और उनके प्रोडक्ट का नाम जो सिक्रीट करती हैं, हार्मोन्स, कहां सिक्रीट होते हैं? डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। ये मैंने बताया था क्वेश्चन में, ये आया कि भाई इनका सिक्रीशन कहां जाता है? अल्टीमेटली ब्लड में तो जाता ही है, लेकिन उन दोनों में से एक को चूज करेंगे तो क्या ब्लड या वो फ्लूइड जो जिसमें वो डूबी हुई है? तो हमें वो फ्लूइड को प्रॉपर आंसर देना होगा, तो वो फ्लूइड को हम सेलेक्ट आउट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम, हाँ तो फ्लूइड, ये सब क्लियर हुआ बच्चों। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, तो कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीलेयर्ड था। मल्टीलेयर्ड का मैंने बताया था कि हमारे मेन तो रोल प्रोटेक्शन होता है, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, और कुछ रोल होता था, मैंने बताया था हमारे ओरल कैविटी में कंपाउंड होता है, लेकिन यहां से कोई तंबाकू रखता है तो वो नशे में सुरूर से आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ रोल एब्जॉर्प्शन में भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है। उसी बात को एनसीईआरटी लिखती है, मल्टीलेयर्ड है कंपाउंड एपिथेलियम, लेकिन लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस से। वो किसको कवर करेंगे, कहां मिलेगा? जाहिर सी बात है स्किन में कंपाउंड होगा, मॉइस्ट सरफेस, बकल कैविटी, फेरिंग्स, मैंने सब बताए थे एग्जांपल, वहां कंपाउंड होगा। और इसके अलावा सेलेवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट की ग्लैंड में भी होगा। मैंने बताया था यहां पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होगा। हम सिर्फ कंपाउंड याद रखेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम कहां? सेलेवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक ग्लैंड, मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियास की पेनक्रियाटिक डक्ट। और इसके अलावा मैंने अब लास्ट टॉपिक जो एपिथेलियल टिश्यू का क्या है कि सेल जंक्शन। सेल जंक्शन मैंने बताया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं एपिथेलियम की, ये आपस में इंटरसेल्युलर मटेरियल कुछ तो होता ही है, बहुत लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इनके बीच में होता ही है। अब देखो इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, ये बात को ध्यान रखो, सारे टिश्यू में, जरूरी नहीं कि जंक्शन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में होते, नहीं, सारे एपिथेलियल टिश्यू, लगभग सारे एपिथेलियल टिश्यू में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनली कनेक्शन देते हैं बिटवीन द सेल्स। अब वो जैसे यहां एपिथेलियल टिश्यू के जंक्शन सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करती है, और उनके नाम मैंने बताया था 3 जंक्शन जो तुम्हें याद रखते हैं, एक तो टाइट, एक एडहेरिंग और एक गैप जंक्शन। टाइट का मतलब होता है जो लीकेज को रोके, टू स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग, ये याद रखो, लीकिंग अक्रॉस, यानी ना तो टिश्यू के अंदर ना टिश्यू के बाहर। तो कौन सा जंक्शन? टाइट जंक्शन। गैप जंक्शन का मतलब था कि जो फैसिलिटेट करता है सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करके, उनके साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करके। मैंने बताया था कनेक्सॉन है जो दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में
कनेक्ट कर लेगा। तो यानी एक सेल से जो भी आयंस है वो दूसरी सेल्स में इजीली पहुंच जाएंगे। तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ द आयंस और मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल्स कौन अलाउ करेगा? गैप जंक्शन। टाइट का फंक्शन समझ गए, लीकेज, गैप का दोनों के बीच में एक्सचेंज कराना। एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंट की तरह दोनों सेल्स को आपस में चिपका दिया। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। और गैप जंक्शन के बारे में फिर एनसीईआरटी लिख देती है कि जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके इससे क्या होगा, बहुत सारे आयंस, मॉलिक्यूल्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स वो रैपिडली एक दूसरे में एंटर कर जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये था क्विक रिव्यू ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। बच्चों, मैं फिर तुमसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से मोहब्बत करना सीख लो। हमें मोहब्बत करनी है तो किससे? सिर्फ एनसीईआरटी से। हमारे उठते बैठते अगर किसी का ख्याल हमें जहन में आएगा तो वो किसका? सिर्फ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन आता है। हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस किया, एपिथेलियल टिश्यू का एनसीईआरटी क्विक रिव्यू देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा तुम्हें इंतजार करना होगा कनेक्टिव टिश्यू का। हम कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका एनसीईआरटी क्विक रिव्यू देखेंगे और फिर उसके बाद जब ये टॉपिक पूरा होगा तो मैं कुछ क्वेश्चंस तुमसे शेयर करूंगा। उसमें हम एक क्विज टाइप का कुछ कंडक्ट कराएंगे विद सरप्राइज प्राइज। वो लेट्स देखते हैं क्या होता है। और तब तक एनसीईआरटी से दिल लगाना सीख लो, एनसीईआरटी को महबूबा बनाना सीख लो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय बाय।